हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन प्रबंधन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट की। तो पूरी वीडियो आपकी हिंदी मीडियम में रहने वाली है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो भी मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी से रिलेट करेंगे। तो सेकेंड यूनिट है मानव संसाधन की खरीद। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव संसाधन योजना क्या है, इसकी विशेषता क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रवाह को संतुलित करने और टीम के सदस्यों की कमी या अधिशेष जैसी स्थितियों को रोकने के लिए करती है। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय में एक मजबूत कार्यबल बनाने के लिए उपयुक्त कौशल और क्षमता वाले सही लोग हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? दूरदेशी है, यानी कंपनी में भविष्य में श्रम की मांग को निर्धारित करने के लिए HR यानी ह्यूमन रिसोर्स योजना तैयार की जाती है। यह भविष्य में उपयोग के लिए संसाधनों के आकार और संरचना को निर्धारित करने में मदद करता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, सतत प्रक्रिया है, मतलब ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग है। कार्मिक नियोजन संगठन में संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर केंद्रित है, यानी सारा ध्यान जो है वो किस पर है? इष्टतम उपयोग पर। यह जांचता है कि कर्मचारी का उपयोग उत्पादक रूप से कैसे किया जाता है, यानी कि नॉर्मली कि एक कर्मचारी का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाना चाहिए, वो मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग में सम्मिलित है। फिर इसके अलावा कार्य करने के लिए कर्मचारियों के मौजूदा कौशल और भविष्य की क्षमता पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक जो कर्मचारी, एक जो एम्प्लॉई है, उसकी हम स्किल देखते हैं और भविष्य में कैसे काम कर सकता है, ये चीज़ें सारी हमें परखनी होती है। फिर आता है सही प्रकार और संख्या, यानी कि सही प्रकार के एम्प्लॉय हमें रखने चाहिए और कितनी लिमिट में रखने चाहिए, कितनी काउंट में रखने चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है आपूर्ति एवं मांग का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन किसी कंपनी में कार्मिक संसाधनों। पॉइंट 6 आता है इसमें पर्यावरण का प्रभाव। मानव संसाधन नियोजन पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है, इसलिए इसे बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। फिर सेवेंथ है इसमें बिजनेस प्लान से जुड़ा हुआ है, ये इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स योजना है। फिर 8वां पॉइंट आता है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। समग्र मानव संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्मिक नियोजन का मानव संसाधनों की भर्ती और मूल्यांकन के संबंध में। तो उसमें क्या था? अभिन्न अंग है के रूप में कार्मिक नियोजन को मानव संसाधनों की भर्ती और मूल्यांकन के संबंध में HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक घटक या तत्व माना जाता है। ये प्रभावी और कुशल कार्मिक प्रबंधन का आधार बनता है। फिर इसके उद्देश्य आते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना। जो भी एक संगठन का जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत काम होता है। फिर उसके बाद भविष्य की संगठनात्मक संरचना और जनशक्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है मानव संसाधनों का लेखा परीक्षा करता है। फिर फोर्थ आता है कार्य विश्लेषण करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है और किस तरीके से उसको जिम्मेदारियां देनी है, ये एम्प्लॉय के लिए है ना। तो ये चीज़ें इसमें 4 इसके उद्देश्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ये PDF परचेज करना चाहते हो ओनली, मैं वहाँ पे आपको DM कर दूँगा, आप वहाँ पे आके देख लेना। आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, फिर उसके बाद मेरे को DM करना पर्सनली, मैं आपको सारी डिटेल वहाँ पे बता दूँगा। फिर क्वेश्चन आता है आधुनिक व्यवसाय संगठन में मानव संसाधन नियोजन के महत्व को समझाइए, यानी कि आधुनिक व्यवसाय संगठन में मानव संसाधन नियोजन का क्या महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मानव संसाधन नियोजन का महत्व यहाँ पे बता रखा है। पहला है भविष्य की कार्मिक आवश्यकता है। मानव संसाधन नियोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगठन के भविष्य की कार्मिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने में मदद करता है। यदि कोई संगठन कर्मचारियों की संख्या में अधिशेष या कमी की समस्या का सामना कर रहा है तो ये प्रभावी मानव संसाधन योजना की अनुपस्थिति का परिणाम है। यानी कि इसमें पहले से ही भविष्य में होने वाली चीज़ों का निर्धारण कर लिया जाता है कि आपको आने वाले टाइम में इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, आपका काम इतना होगा, इतना कम होगा। तो ये चीज़ के बाद आता है रणनीति योजना का हिस्सा है। मानव संसाधन योजना रणनीति योजना का एक अभिन्न अंग
बन गई है। यानी कि इसमें क्या है, जो भी आपकी योजना है ना वो रणनीतिक होनी चाहिए, यानी कि एकदम तरीके कह सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सोची समझी एक योजना होती है जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेता है। ठीक है। फिर अत्यधिक प्रतिभाशाली कार्मिकों का निर्माण है। भले ही भारत में शिक्षित बेरोजगारों का एक बड़ा समूह है, ये मानव संसाधन प्रबंधक का विवेक है जो कि कंपनी को संगठन के लिए सही कौशल वाले सही व्यक्तियों की भर्ती करने में सक्षम करेगा। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में एकदम अच्छे व्यक्ति यानी अच्छे एम्प्लॉय जब भी मिलेंगे जब आपका जो मानव संसाधन योजना है वो वहाँ पे काम कर रहा होगा। फिर इसके बाद ही इसमें आपको जो ह्यूमन रिसोर्स जो आपकी मैनेजमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ भी बनाता है। अगर आपका संगठन इंटरनेशनल होगा तो आपके जो रणनीतियाँ होंगी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाएंगी। फिर कार्मिक कार्यों के लिए फाउंडेशन HRM जो आपकी HRP है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो चयन, भर्ती, प्रशिक्षण और विकास जैसे कार्मिक कार्यों को और स्थानांतरण, पदोन्नति और छटनी जैसे कार्मिक आंदोलनों का डिज़ाइन और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। फिर मानव संसाधन में निवेश बढ़ाना, ये उसका मेन काम है। फिर उत्तराधिकारी की योजना बना, यानी कि जो आपका समझो आप एक पोस्ट पर हो, फिर आपका रिटायरमेंट हो जाए तो दूसरा कौन उस पर आएगा, तो ये चीज़ भी इसी के मानव संसाधन नियोजन में ही आती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है मानव संसाधन योजना में मात्रात्मक विचार और गुणात्मक विचार क्या है, इसमें आपको बताना होगा। तो मात्रात्मक विचार क्या है, पहला पॉइंट कहता है आर्थिक स्थिति के निर्धारण से संबंधित आर्थिक विचार और उसके आलोक में भविष्य की बिक्री और उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान जनशक्ति आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। फिर भविष्य में विस्तार कार्यक्रम भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं को भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के मौजूदा जनशक्ति संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाने में सहायक है। फिर श्रम कारोबार की दर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। ये सांख्यिकीय रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, अर्थात एक विशिष्ट अवधि के दौरान कितने कर्मचारी संगठन छोड़कर शामिल हुए हैं। श्रम टर्नओवर दरों की गुणवत्ता पृथक्करण विधि, प्रतिस्थापन दृष्टिकोण और फ्लक्स विधि द्वारा करके की जाती है। फिर श्रम कारोबार दर के आलोक में भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर कहता है मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस्तीफा और सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, पदावनति और पृथक्करण, स्थानांतरण, बर्खास्तगी और छटनी आदि अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका था मात्रात्मक विचार। जो उसकी दूसरी तरफ है गुणात्मक विचार, कार्यभार विश्लेषण। गुणात्मक विचार में क्या है, कार्यभार विश्लेषण ये जनशक्ति नियोजन की एक तकनीकी पहलू है जिसमें मानव संसाधनों की ऑडिटिंग, कार्य मानकों का अध्ययन और मांग विश्लेषण आदि का अध्ययन शामिल है। फिर पॉइंट कहता है कर्मचारियों की ऑडिटिंग में कौशल सूची तैयार करना शामिल है। कौशल सूची में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के काम से संबंधित कौशल और कार्य प्राथमिकताओं से संबंधित डेटा शामिल है। बड़े संगठनों से इस उद्देश्य के लिए संगठनात्मक चार्ट और अन्य कर्मचारी सूचना कार्ड तैयार करते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, आवश्यक श्रमिकों की गुणवत्ता के लिए कार्य मानकों का अध्ययन आवश्यक है। ये नौकरी विश्लेषण तैयार करने के लिए अपरिहार्य है जिसमें नौकरी विनिर्देश और नौकरी विवरण शामिल है। फिर क्वेश्चन आता है आपका एक और, मानव संसाधन योजना के लाभ और सीमा क्या है, मानव संसाधन नियोजन कैसे प्रभावी बनाया जाता है। तो देखो यार इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये आंसर नहीं समझ आ रहे तो कोई बात नहीं, पर लेकिन आपके जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट करके अपने बुक में आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपको ये आंसर समझ नहीं आ रहे हो तो मानव संसाधन योजना के लाभ और सीमाएँ बतानी है और मानव संसाधन नियोजन को कैसे प्रभावी बनाया जाता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो मानव संसाधन योजना के लाभ यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है प्रति प्रबंधन, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है मानव संसाधन योजना व्यवसायों का। तो पॉइंट है प्रतिभा प्रबंधन, मानव संसाधन योजना व्यवसायों को प्रभावी प्रतिभा प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करने में मदद कर सकती है। फिर है रणनीति निर्णय लेना, यानी कि आपको सोची समझिए एक निर्णय लेना। मानव संसाधन नियोजन कार्य बल में मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और रणनीतिक निर्णय लेने की जानकारी दे सकता है। उदाहरण दे रखे, आप इसको समझ सकते हो पढ़ के।
लक्षित प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास है। भविष्य के कार्यबल की आवश्यकताएं मानव संसाधन योजना व्यवसाय को पूर्व अनुमान लगाने और उनकी भविष्य की कार्यबल आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है। जोखिम प्रबंधन है। मानव संसाधन योजना व्यवसाय को कार्यबल व्यवधानों, श्रम की कमी और श्रम कानूनों को और विनियमों में बदलाव से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए जोखिम का अनुमान लगाना और आकस्मिक योजनाएं विकसित करना व्यवसाय को संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। कार्यबल लागत प्रबंधन। प्रभावी मानव संसाधन नियोजन संगठनों को अपने कार्यबल की लागत का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए अधिक स्टाफिंग या कम स्टाफिंग से बचकर। इसके अतिरिक्त ये उन्हें अपने कार्यबल संरचना और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के अवसरों की पहचान करने में अनुमति देता है। उत्तराधिकार योजना, जो मैंने ऊपर बताई वही चीज़ें। तो महत्वपूर्ण भूमिकाओं और उनके लिए आवश्यक दक्षताओं की पहचान करें। मानव संसाधन नियोजन संगठनों को शून्य करने में मदद कर सकता है और संभावित उत्तराधिकारियों को विकसित करने में भी मदद कर सकता है। फिर है कर्मचारी संलग्नता और प्रतिधारण। प्रभावी मानव संसाधन नियोजन संगठनों को सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। फिर इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाओं में कहता है ये, पहला देखो सीमाएं क्या है इसकी, अनिश्चितता है, यानी मौसमी रोजगार, श्रम कारोबार, अनुपस्थिति, तकनीकी परिवर्तन और बाजार में उतार चढ़ाव अनिश्चितता है, यानी कि ये जो मानव संसाधन योजना बनाते समय हमेशा मौजूद रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद है गलत पूर्व अनुमान विधियाँ हैं, यानी कि देखो क्या है, जो आपकी योजना है, आप योजना बनाते हो काम करने से पहले, तो आपने कोई अनुमान लगाया, तो ये भी हो सकता है वो आगे जाके अनुमान आपका गलत हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है ना। कैसे कुछ सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाए तो आपका अनुमान गलत हो सकता है ना। तो ये चीज़ें गलत पूर्व अनुमान विधियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। फिर है शीर्ष प्रबंधन से समर्थन का अभाव। शीर्ष स्तर के प्रबंधन से समर्थन और प्रतिबद्धता के अभाव में मानव संसाधन विभाग को मानव संसाधन योजना में विभिन्न महत्वपूर्ण इनपुट जैसे भविष्य का विकास, योजनाएं, नई तकनीकी शुरुआत आदि पर जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है, जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। इसलिए प्रभावी मानव संसाधन योजना विकसित करना हमेशा संभव नहीं होता। फिर है अपर्याप्त सूचना प्रणाली। हमारे देश में अधिकांश उद्योगों में मानव संसाधन सूचना प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपर्याप्त सूचना प्रणाली का अभाव है। फिर है कर्मचारी प्रतिरोध। कर्मचारी और ट्रेड यूनियन भी मानव संसाधन नियोजन का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके कार्यभार को बढ़ाता है और उत्पादकता सौदेबाजी के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करता है। उनका ये भी मानना है कि मानव संसाधन नियोजन आमतौर पर आंतरिक जनशक्ति आपूर्ति को अनदेखा करके ज़्यादातर बाहर से जनशक्ति को सुरक्षित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। फिर है नियोक्ताओं का प्रतिरोध। कई नियोक्ता मानव संसाधन नियोजन का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जनशक्ति की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन योजना के आधार पर अधिक सुविधाओं और प्रशिक्षण और विकास सहित लाभों के लिए कर्मचारियों की मांग करते हैं। इसके अलावा नियोक्ताओं को लगता है कि मानव संसाधन नियोजन निरर्थक बेकार है, क्योंकि विशेष रूप से भारत में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति के कारण आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवार उपलब्ध होंगे। ठीक है। फिर आता है मानव संसाधन नियोजन को कैसे प्रभावी बनाया जाता है। पहला यहाँ दे रखा है, मानव संसाधन उद्देश्य और लक्ष्य को परिभाषित करें। ठीक है, आपके क्या उद्देश्य हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं, तो ये पहले आपको बताना होगा एक मानव संसाधन को। ठीक है। फिर है वर्तमान मानव संसाधन स्थिति का विश्लेषण करना, HR के लिए आपूर्ति और मांग का विश्लेषण करना, मानव संसाधन कार्य योजना विकसित करना, मानव संसाधन योजना और कार्यक्रमों को लागू करना और मानव संसाधन योजना प्रयासों का मूल्यांकन और समीक्षा करना। इन 5-6 पॉइंट से आप एक मानव संसाधन नियोजन को प्रभावी बना सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है, कार्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। एक बड़े व्यवसायिक संगठन में नौकरी विश्लेषण प्रक्रिया समझाइए। तो देखो नौकरी विश्लेषण इसमें दे रखा है, नौकरी विश्लेषण नौकरियों की सामग्री और मानवीय आवश्यकताओं के साथ साथ उस संदर्भ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया, जिसमें नौकरियां
नौकरियां की जाती हैं। इस प्रक्रिया के उपयोग नौकरियों की नियुक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनयू मूल्यों के तहत इन क्षेत्र में निर्णय लेने का काम इकाइयों और मानव संसाधनों द्वारा साझा किया जाता है। अब कार्य विश्लेषण का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। पहला है संगठन का लक्ष्य। इस प्रत्येक संगठन एक विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को क्रियान्वित यानी कि प्रक्रिया हेतु विशिष्ट कार्य निर्धारित कर उनके क्रियान्वयन हेतु स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। इसलिए संगठन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। उचित कार्य विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक जानकारी आसानी से एकत्रित की जा सकती है। फिर दूसरा है कर्मचारियों की भर्ती और चयन, संगठनात्मक संरचना। फोर्थ है प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और कार्य की तुलनात्मक विश्लेषण करना। तो ये इसके 5 आप कह सकते हो इसके उद्देश्य हैं कार्य विश्लेषण के। फिर आता है कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। उद्देश्य को परिभाषित करना, यानी कि उद्देश्य पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। फिर नौकरी विवरण को फिर से डिज़ाइन करें, मुआवजे कार्यक्रम को संशोधित करें, संगठन संरचना बदलें। ठीक है, ये था उद्देश्य को परिभाषित करना है। मैं ये 3 पॉइंट थे जिसमें आपको ये चीज़ें करनी है। किसी विशेष विभाग में कार्य को पुनः डिज़ाइन करें। फिर इसमें किसी विशेष विभाग में कार्य को पुनः डिज़ाइन करें। एक बार उद्देश्य का चयन हो जाने के बाद इसे शीर्ष प्रबंधन को अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके समर्थन से ही संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कार्य की तैयारी विश्लेषण। एक उद्देश्य निर्धारित करने के बाद जिस प्रकार की नौकरियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, उनका चयन किया जाना चाहिए, चाहे लीपकीय नौकरियां, प्रबंधकीय नौकरियां और प्रभाग विशेष नौकरी आदि। साथ ही विश्लेषण में शामिल किए जाने वाले सदस्यों और उपयोग की जाने वाली विधियां भी पहचान की जाती है। इस स्तर पर नौकरियों के एक विशेष समूह में मौजूद कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, संगठन चार्ट, काम करने की स्थिति, खतरों आदि की उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए मौजूद नौकरी विवरण की पूरी समीक्षा की जाती है। फिर आता है कार्य विश्लेषण करना। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया में अगला चरण कार्य विश्लेषण करना या आरंभ करना है। ये कर्मचारियों से नौकरी का विवरण एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाना चाहिए और कर्मचारियों से जानकारी प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन विधि के माध्यम से एकत्रित की जा सकती है। एक बार जानकारी एकत्र होने के बाद उसे उसकी प्रवृत्ति विभाग के आधार पर क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है। फिर है फोर्थ, नौकरी विवरण और नौकरी विशिष्टताओं को डिज़ाइन करना। इस स्तर पर नौकरी विश्लेषण, नौकरी विवरण और विशिष्टताओं का एक मसौदा तैयार किया जाता है। जानकारी को छांटने के बाद नौकरियों में जो बदलाव करने की ज़रूरत है उसकी पहचान की जाती है और कागज़ पर लिखा जाता है। एक बार मसौदा तैयार हो जाने के बाद इसे प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों में वितरित किया जाता है। फिर है नौकरी विवरण और नौकरी विशिष्टताओं को नियंत्रित करना। ये नौकरी विश्लेषण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें संगठन की बदलती ज़रूरतों के अनुसार कर्मचारियों नौकरी विवरण और विशिष्टताओं के समय पर जांच और संशोधन किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है चयन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, आपका क्या तात्पर्य है। और इसमें है कर्मियों या अस्थायी कर्मचारियों के चयन में शामिल विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। चयन प्रक्रिया को किसी संगठन में रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल वाले सही उम्मीदवारों के चयन और शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो आपके संगठन में खाली पद है उनमें व्यक्तियों को भरने की प्रक्रिया को चयन कहा जाता है। अब चयन के गंभीर चरण हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है नौकरी की घोषणा, यानी कि सबसे पहले आपको मतलब कि बताना होगा कि हमारा एक संगठन है और संगठन में इस पद के लिए हम जो है
इंटरव्यू वगैरह चयन भर्ती कर रहे हैं, तो आपको नौकरी की घोषणा करनी होगी कि हमारी ये मतलब कि हमारे संगठन में इस पद के लिए उम्मीदवार चाहिए, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, उसको स्किल में अच्छा होना चाहिए, उसको कंप्यूटर आना चाहिए। तो ये नौकरी की घोषणा करनी होती है। फिर उसके बाद है अभ्यर्थियों के आवेदनों की समीक्षा, यानी कि फिर जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को सबमिट किया है, यानी कि एक संगठन को अपने रिज्यूम वगैरह भेजे हैं, तो वो चीज़ें को आपको देखना होगा कि किसने किस तरीके का, मतलब कि कह सकते हो कौन उम्मीदवार किस कैटेगरी का है, वो हमारी नौकरी के लिए सक्षम है क्या नहीं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। फिर उसके बाद है थर्ड, प्रारंभिक उम्मीदवार स्क्रीनिंग का आयोजन। अपने साक्षात्कार के समय न्यूनतम रखने और प्रबंधन और मानव संसाधनों को मुक्त करने के लिए पूल को और कम करने के लिए फ़ोन साक्षात्कार का उपयोग करें। यह शहर से बाहर के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी हो सकता है और ये आपको थोड़ा बता सकता है कि वे कैसे संवाद करते हैं। हालांकि फ़ोन साक्षात्कार का उपयोग व्यक्तित्व या व्यावसायिकता का मूल्यांकन करने के एकमात्र तरीके के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह आपको संभावित उम्मीदवार की उपयुक्तता के बारे में जानकारी दे सकता है। प्रक्रिया के इस भाग के दौरान आपके साक्षात्कार प्रश्नों में शामिल होने चाहिए। आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, आपकी रुचि क्या है, तो ये चीज़ें जो होती हैं कि इंटरव्यू में एक उम्मीदवार से पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना। जब आपके पास पूल में, यहाँ पे पूल में यार थोड़ा ये इंग्लिश वर्ड है, मिस प्रिंट है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। जब आपके पास कम उम्मीदवार होते हैं, यानी कि आपके पास कम उम्मीदवारों के आवेदन आए होते हैं, तो आपको उनकी योग्यता का बेहतर आकलन करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। चाहे आप एक पैनल या समूह साक्षात्कार चुनें, मतलब इसमें नॉर्मली बात की गई है कि आप पर्सनली एक मीटिंग करें, एक इंटरव्यू करें, जो उम्मीदवारों से बात करें, यानी कि आप कह सकते हो एक पर्सनली एक फिजिकली मोड पर आपको एक साक्षात्कार यानी मीटिंग करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए अपने उम्मीदवारों से, अगर आपके उम्मीदवारों की संख्या कम है। यहाँ पे नॉर्मली ये बात की गई है। फिर आता है फिफ्थ, अंतिम उम्मीदवार चयन करना। एक बार जब सभी का साक्षात्कार हो गया और आपको साक्षात्कारताओं की प्रतिक्रिया मिल गई, तो भर्ती प्रबंधक नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त पूल को सीमित कर देता है। कभी कभी यदि पहले व्यक्ति द्वारा नौकरी का पेशकश अस्वीकार कर दी जाती है, तो दूसरे उम्मीदवार को उपविजेता के रूप में पहचाना जाएगा, चूँकि अगले चरण में परीक्षण शामिल है। यदि पहली पसंद सफल नहीं होती है, तो दूसरे उम्मीदवार के ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। फिर आता है उम्मीदवार का प्रशिक्षण, यानी कि जब आप इंटरव्यू कर लेते हो, आपकी उसकी बातें अच्छी लग जाती हैं, तो फिर उम्मीदवार का प्रशिक्षण कराना भी जरूरी है। किसी आवेदक को उचित नए कर्मचारी के रूप में बोर्ड पर लाने से पहले नियोक्ता प्रशिक्षण या पृष्ठभूमि की जाँच में उत्तीर्ण होने पर सतर्क रोजगार की पेशकश कर सकता है। ठीक है। ये बताता है कि यदि कुछ ठीक रहा तो नौकरी उनकी है। जैसे आप समझिए, आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपने उनसे अच्छे से बात की, सब कुछ हुआ, बट लेकिन वो कहेंगे आपको नौकरी से पहले हम एक हफ्ते का हम आपको चेक करेंगे कि आप हमारे संगठन में काम करने लायक हो क्या नहीं। क्या उनका मेन मकसद यही होता है कि आपने मुँह से तो बहुत अच्छा बोल लिया, बट अब आपका काम देखना है, तो वो आपको ऑफिस बुलाएंगे, एक हफ्ता काम कराएंगे, 3 दिन काम कराएंगे। अगर आपने उनका काम अच्छा करा, यानी आपके जो भी उन्होंने टास्क दिया आपने वो अच्छे से करे ना, तो वो आपको रख लेंगे। यहाँ पे वही बात यहाँ पे की गई। यहाँ पे भर्ती से आपका क्या तात्पर्य है और भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो देखो, भर्ती योग्य उम्मीदवारों का एक समूह बनाने की प्रक्रिया है जो किसी संगठन या कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर सके। ये मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का पालन करता है और चयन की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, जिसके द्वारा कंपनी विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयोगिता का मूल्यांकन करती है। इसमें भर्ती के विभिन्न प्रकार के स्रोतों शामिल हो सकते हैं। उन स्रोतों को 2 उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भर्ती का आंतरिक स्रोत और भर्ती का बाहरी स्रोत। तो भर्ती का आंतरिक स्रोत क्या है वो देख लेते हैं।
पहला है देखो उसमें क्या कहता है, इस प्रकार के स्रोत किसी संगठन के भीतर भर्ती स्रोतों को संदर्भित करते हैं। ये उन लोगों के आवेदन आमंत्रित करता है जो पहले से ही संगठन में काम कर रहे हैं। व्यक्तियों के श्रेष्ठ पदों पर पदोन्नति या समान व्यवसाय स्तर पर किसी अन्य विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भर्ती का आंतरिक स्रोत यानी किसी संगठन में से ही बंदे को उठा लिया और उसको काम पे रख लिया। ठीक है ना, जो पहले से ही संगठन में काम कर रहा है तो भर्ती का आंतरिक स्रोत कहलाएगा। तो इसमें पहला क्या है, पहला है प्रमोशन, पदोन्नति। यानी कि प्रमोशन आपको पता है प्रमोशन क्या होता है। सपोज आप एक स्कूल में है ना, तो आप एक वाइस प्रिंसिपल है और एक प्रिंसिपल है। जब प्रिंसिपल रिटायर हो जाएगा ना तो फिर प्रिंसिपल कौन बनेगा, जो वाइस प्रिंसिपल है उसी को तो प्रिंसिपल बनाया जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रमोशन। तो ये आंतरिक ही इधर किसी दूसरे स्कूल से या एक अलग से परीक्षा नहीं कराई गई किसी प्रिंसिपल बनाने के लिए, इसमें वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल बना लिया सेम स्कूल का, तो इसे कहेंगे प्रमोशन। फिर आता है स्थानांतरण, यानी कि इस तकनीक में कर्मचारी या नियोक्ता का एक विभाग से दूसरे विभाग या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। समझो एक एरिया में 2 स्कूल है, समझो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल है ना, तो एक स्कूल में समझो 6 टीचर हैं, दूसरे में 5 टीचर है ना। इस वाले स्कूल में तो 6 टीचरों की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन उधर 6 दूसरे वाले स्कूल में 6 टीचरों की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, वो कोई एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, कोई परीक्षा नहीं कराएंगे, वो जिस स्कूल में टीचर की ज़रूरत नहीं है ना, वो वहाँ से उठाकर उसको दूसरे वाले स्कूल में डाल देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नॉर्मली यही बातें यहाँ पे की गई है। फिर आता है पदोन्नति। देखो अब ये थोड़ा हिंदी मीडियम बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है तो उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भर्ती के इस स्रोत में जब किसी संगठन में कोई वरिष्ठ कर्मचारी या नियोक्ता अच्छा काम नहीं करता तो उसे उस संगठन में वरिष्ठता का पद से हटा दिया जाता है और उसे अधीनस्थ प्रकार का पद दे दिया जाता है। यानी कि इधर प्रमोशन होता है और ट्रांसफ़र होता है और दूसरी तरफ डिमोशन होता है। समझो आपने अच्छा काम करा और आपको प्रमोशन कर दिया। अगर आप बेकार काम करोगे तो वो आपका जो आपकी पोजीशन होगी ना उसको गिरा देंगे, यानी आपको डिमोशन दे देंगे। आप कहोगे आप इस पद के लिए अच्छे नहीं हो, आप पहले जो पुराना काम यानी छोटा काम कर रहे थे आप वही काम करोगे, तो वो आपको छोटी पोजीशन पर डाल देंगे क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं करा बड़ी पोजीशन पर आकर, तो आपका डिमोशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेवानिवृत्त कर्मचारी। अब देखो क्या है, जब किसी संगठन में प्रबंधकीय पद पर कोई सही व्यक्ति नहीं होता तो संगठन अपने पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी को वापस बुलाया जाता है और उन्हें उस पद पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि सेवानिवृत्ति यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात की गई है ना, तो आपको ये थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसी हिंदी में वर्ड ऐसी हैं उल्टे सीधे, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है बट लेकिन हिंदी में बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द होते हैं जो आपके माइंड में कभी आएंगे ही नहीं और याद भी नहीं होने के, है ना। तो यहाँ जब किसी संगठन में प्रबंधकीय पद पर कोई सही व्यक्ति नहीं होता तो उस संगठन में पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी जो पहले काम कर चुका है वहाँ पे उसको वापस बुला लेते हैं। ठीक है, फिर आता है नोटिस बोर्ड। इस प्रक्रिया में उनकी रिक्तियों का विवरण उनके नोटिस बोर्ड पर रखा जाता है। उम्मीदवार इन्हें देख सकते हैं और अपनी योग्यता, अनुभव और कौशल आदि के अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर है नौकरी की पोस्टिंग। नौकरी पोस्टिंग में किसी भी संगठन के भीतर लोगों को काम पर रखने का एक बेहतर तरीका है। इस पोस्टिंग में संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुलेटिन बोर्ड इसी तरह के आउटलेट पर अपनी रिक्तियों का विवरण प्रकाशित करता है। ठीक है, फिर आता है भर्ती के बाहरी स्रोत क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखो भर्ती के बाहरी स्रोत क्या है। इस प्रकार भर्ती के स्रोत संगठन के बाहर होते हैं। ये संभावित बाहरी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने और उनको संगठन में उपलब्ध नौकरियों के आवेदन करने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो यानी कि सब कुछ काम जो होगा वो संगठन के बाहर से होगा। यानी प्रेस विज्ञापन, सबसे पहले आप मतलब कि जो आपकी नौकरी होगी, जो आपके पद खाली पड़े उनको भरने के लिए आपको एक विज्ञापन करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। फिर है शैक्षणिक संस्थान। अगर सपोज आप ये काम नहीं कर पाते हो, है ना, तो देखो क्या है यहाँ पे भर्ती पूल कैंपस रिक्वायरमेंट ड्राइव या प्लेसमेंट ड्राइव में होती है, जिसमें विभिन्न संस्थान या कॉलेज के विभिन्न उम्मीदवारों को भर्ती कहा जाता है। कंपनी शैक्षणिक संस्थानों से उम्मीदवारों की भर्ती के लिए समूह या चर्चा और साक्षात्कार आयोजित करती है। उदाहरण के लिए प्रबंधक प्रशिक्षण, बिक्री के लिए मदर डेयरी या कंपनी भर्ती प्रक्रिया।
तो यहाँ पे नॉर्मली शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पे जो भी आपके एजुकेटेड कॉलेज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जो फाइनल ईयर दे रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जाते हैं, इंटरव्यू कराते हैं उनके। अगर इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उनको कहते हैं जब आप पास हो जाओगे तो हम आपको रख लेंगे। तो ये चीज़ रहती है शैक्षणिक संस्थानों में। फिर है प्लेसमेंट एजेंसियाँ। प्लेसमेंट एजेंसियाँ क्या है? देखो नॉर्मली आपने देखा होगा प्लेसमेंट एजेंसियाँ निजी पार्टियाँ हैं जो उम्मीदवारों को फीस के बदले प्लेसमेंट प्रदान करती है ना, और कमीशन के आधार पर विभिन्न कंपनियों के लिए काम करती है। यानी तो सपोज़ करो एक कंपनी है, जैसे आपने देखा होगा आपका वो होता है ना, वो रोज़गार वाले ऐप होते हैं, जैसे अपना ऐप है, तो ये भी एक एजेंसी होती है जो जिसको नौकरी पे बंदे चाहिए, यानी जैसे एम्प्लॉय चाहिए ना, वो क्या करेंगे, उन्हें कमीशन देंगे, एक अमाउंट देंगे, कहेंगे आप हमारे लिए ऐसे मतलब कि इस कैटेगरी के एम्प्लॉय छांट के लाओ, है ना। तो इस तरीके से काम करती है प्लेसमेंट एजेंसियाँ। फिर रोज़गार एजेंसियाँ भी कुछ इस तरीके की होती है। इनका मुख्य कार्य संभावित उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। अनचाहे दायित्व, इसका तात्पर्य कंपनी में होने वाले अनचाही गतिविधियों से। उदाहरण के लिए एक नौकरी चाहने वाला बिना पूर्व नियुक्ति के कंपनी के मानव संसाधन कार्यालय में CV के साथ आ रहा है। कर्मचारी अनुशंसा, किसी मौजूदा कर्मचारी की सिफारिश भर्ती का एक स्रोत हो सकती है। देखो कर्मचारी अनुशंसा वो ये मतलब होता है ना कि एक बंदा आपके ऑफिस में पहले काम कर रहा है, फिर एक वहाँ पे उसी संगठन में एक और बंदे की ज़रूरत है, तो वो अंदर का बंदा रख नहीं रहा, उसे बाहर का बंदा चाहिए, यानी बाहरी स्रोत से। तो कोई जो संगठन में पहले से काम कर रहा होगा ना, वो कहेगा सर मेरा एक दोस्त है, उस पर जॉब भी नहीं है पर वो अच्छा काम करता है, तो उसे रख लेंगे। तो वो बाहरी स्रोत भी कहलाएगा और वो सिफारिश के द्वारा लगा हुआ होगा ना। तो वही सेम यहाँ पे बात की गई है। फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, 15 नंबर में भी हो सकता है और 10 नंबर में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट 4 आए हैं और उसमें से कहा हो 3 करने को, तो 5-5 नंबर में हो सकते हैं। अगर 2 हो तो 7.5 नंबर का एक आपका शॉर्ट नोट हो सकता है। तो कहता है चयन, यहाँ पे एक प्रश्न है, ये देखो ब्लू लाइन में, चयन से कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? किसी संगठन के प्रबंधन में वैज्ञानिक चयन के महत्व को समझाइए। इसका मैंने आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसे खुद करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत सारे आंसर बता चुका हूं, तो आप वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है। तो शॉर्ट नोट आपको आएगा, देखो इसमें लिखा है भर्ती बनाम चयन, प्लेसमेंट और इंडक्शन, नौकरी विवरण और नौकरी विशिष्टता, और भारत में प्रेरक प्रशिक्षण। तो ये 5 पॉइंट, इनमें से आपको किन्हीं पे नोट लिखने को आ सकता है, तो आप उसे देख सकते हैं। भर्ती बनाम चयन, आपको भर्ती के बारे में बताना है, भर्ती क्या है, फिर आपको चयन के बारे में बताना है। कम से कम आपको 1.5 पेज लिखना है, जब आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। फिर है नौकरी विवरण और नौकरी विशिष्टता क्या है, वो यहाँ पे आपको बतानी है। मैं ऊपर भी शायद बता चुका हूँ ये, तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर भारत में प्रेरक प्रशिक्षण, ये आप खुद करेंगे, नोट आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने पहली यूनिट नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो। सब्सक्राइब करना अपडेट सोर्स को, क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई।